everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we are going to start a fresh chapter, that is lipid biosynthesis. In our previous lecture we have discussed two important chapters. First one is the glycolysis and second one is the citric acid cycle, and both chapter we have discussed in detail, and in this chapter we are going to start lipid biosynthesis. In this chapter we will discuss four important topics. First one is the biosynthesis of fatty acids and icosanoids. And जैसा कि आप लोग जानते हैं फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स एंड देन बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स. Then the last topic will be biosynthesis of cholesterol, steroids and isoprenoids. So these are the major topics in this chapter. So let's start with the lipid biosynthesis. Lipids play a variety of cellular roles. Lipids की अगर हम बात करें तो सेल्स में ये variety of roles परफॉर्म करते हैं. उसमें से कुछ जो है रिसेंटली रिकॉग्नाइज हुए हैं. इनका वैरायटी ऑफ रोल्स क्या है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है इनका, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में लिपिड्स आर प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन. सेलुलर मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है. क्या होता है? लिपिड बाइलेयर होता है. मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? लिपिड. क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड्स होते हैं? नहीं, लिपिड्स के अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं, एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं. अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच होता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच होता है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं. बट द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर लिपिड. कुछ स्पेशलाइज्ड लिपिड्स जो होते हैं वो पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं, जैसे रेटाइनल, कैरोटीन, कोफैक्टर की तरह भी काम करते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल है विटामिन के. कुछ लिपिड्स जो होते हैं डिटर्जेंट्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे वाइल्ड साल्ट्स. कुछ लिपिड्स ट्रांसपोर्टर्स की भी तरह काम करते हैं, जैसे डॉलिकोल्स. कुछ लिपिड्स हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, जैसे विटामिन डी डेरिवेटिव्स, सेक्स हार्मोन्स. कुछ लिपिड्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, जैसे आइकोसानोइड्स, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल डेरिवेटिव्स. एंड कुछ लिपिड्स एंकर्स फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं, जैसे कोवैलेंटली अटैच्ड फैटी एसिड्स, प्रीनाइल ग्रुप्स एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल. So the ability to synthesize a variety of lipids is essential to all organisms. So इतने तरह के लिपिड्स हैं जो डिफरेंट काम करते हैं. प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन है, पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं, कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, डिटर्जेंट्स की तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करते हैं, हार्मोन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए एंकरिंग का भी काम करते हैं. सो इतने टाइप ऑफ फंक्शंस हैं. सो इसीलिए लिपिड्स की सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सेलुलर लिपिड्स. जो मोस्ट कॉमन सेलुलर लिपिड्स हैं उनके बायोसिंथेटिक पाथवे के बारे में हम पढ़ेंगे. इलस्ट्रेटिंग द स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड इन असेंबलिंग दीज वाटर insoluble products from water soluble precursors such as acetate. So lipids की सिंथेसिस कैसे होती है? जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है वो एसीटेट से होती है, और एसीटेट की अगर हम बात करें तो इट इज ए वाटर सॉल्युबल. एसीटेट से क्या बनता है? एसीटेट से फैटी एसिड बनता है, बट इट इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स. एसीटेट की बात करें तो इट इज वाटर सॉल्युबल, वहीं पे फैटी एसिड्स की बात करें तो इट इज वाटर इनसॉल्युबल. क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है. सो बेसिकली हमें वाटर सॉल्युबल पार्ट से वाटर इनसॉल्युबल पार्ट्स बनाने हैं. Like other biosynthetic pathways, these reaction sequences are endergonic and reductive. क्योंकि ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस है और सेल्स में जितने भी बायोसिंथेटिक प्रोसेस होते हैं वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होते हैं, इसीलिए सारे बायोसिंथेटिक प्रोसेस इंडरगोनिक होते हैं. एंड क्योंकि इनमें रिडक्शन होता है इसीलिए ये रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं.
दे यूज एटीपी एज ए सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, क्योंकि ये इंटरगोनिक है मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और सेल्स का जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, एटीपी है। तो एटीपी एज ए सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी काम करता है, एंड रिडक्शन में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, जैसे आपका NADPH जो एज ए रिडक्टेंट काम करता है। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फैटी एसिड क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ बोथ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। देन इसके बाद क्योंकि हमने फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस डिस्कस किया है, देन हम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे। देन एग्जामिन द असेंबली ऑफ फैटी एसिड्स इनटू ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स एंड सिंपलर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। देन इसका सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस करेंगे, ए कंपोनेंट ऑफ सम मेम्ब्रेन्स एंड ए प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स है, बट इट इज ओनली इन यूकैरियोट्स। सेकंड, कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स, जैसे वाइल एसिड्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए, एंड एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हो गए। सो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड आइकोसानोइड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो जो आपका फैटी एसिड्स होते हैं ना, फैटी एसिड्स चाहे कुछ भी हो, पामिटिक एसिड हो, ओलिक एसिड हो, जब फैटी एसिड कैटाबोलाइज होता है मतलब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ईच स्टेप में 2 कार्बन कंपाउंड निकलते हैं, उसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो साइंटिस्ट ने सोचा, बायोकेमिस्ट ने ये सोचा कि जब इनकी सिंथेसिस होती है इट विल बी जस्ट ए रिवर्सल ऑफ द पाथवे, बट इट इज नॉट एज इट इज। एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड नहीं बनता है, फैटी एसिड बनता है मैलोनाइल कोएंजाइम ए से। और मैलोनाइल कोएंजाइम में कैसे बनता है, मैलोनाइल कोएंजाइम में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। सो प्रिकर्सर फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस इज नॉट एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट इज ए मैलोनाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए is a 2 carbon compound, malonyl coenzyme A is a 3 carbon compound. So after the discovery of fatty acid, oxidation takes place by the oxidative removal of successive 2 carbon acetyl coenzyme A units. जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 कार्बन ईच स्टेप में रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। Biochemists thought the biosynthesis of fatty acids might proceed by a simple reversal of the same enzymatic step. So biochemist ने ये सोचा कि फैटी एसिड की जो बायोसिंथेसिस है वो might proceed हो सकता है just a reversal of the same oxidation step of the fatty acids. However, as they were to find out fatty acid biosynthesis and breakdown occur at different pathways are catalyzed by different sets of enzymes and take place in different part of the cell. बायोकेमिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या फाइंड आउट किया कि बायोसिंथेसिस जो है फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस है वो फैटी एसिड कैटाबोलिज्म से डिफरेंट पाथवे से होता है। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का पाथवे अलग है, दे आर कैटालाइज्ड बाय डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम। वहीं पे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की बात करें तो दे आर कैटालाइज्ड बाय डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम। इवन लोकेशन भी सेम होता है। फैटी एसिड का जो कैटाबोलिज्म होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। लेकिन अगर बायोसिंथेसिस की बात करें, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, तो वो आपका साइटोसोल में होता है। Moreover, biosynthesis requires the participation of 3 carbon intermediate. बायोसिंथेसिस में 3 कार्बन इंटरमीडिएट चाहिए जिसको मैलोनाइल कोएंजाइम बोलते हैं, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन फैटी एसिड ब्रेकडाउन। मैलोनाइल कोएंजाइम की बात करें तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में दूर दूर तक इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो वी फोकस फर्स्ट ऑन द पाथवे ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, देन टर्न आवर अटेंशन टू रेगुलेशन ऑफ द पाथवे एंड बायोसिंथेसिस ऑफ लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स, unsaturated fatty acids and their icosanoid derivative. So this is the structure of malonyl coenzyme. मैलोनाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OS कोएंजाइम में। लेकिन मैलोनाइल कोएंजाइम में एक कार्बन आगे होता है, मतलब इस मिथाइल ग्रुप से आपका एक कार्बोक्साइलेट ग्रुप ऐड होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O
O माइनस CH2 COO and S कोएंजाइम है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैलोनाइल कोएंजाइम है। मैलोनाइल कोएंजाइम के बनाने के लिए दो रिएक्टर चाहिए। फर्स्ट वन इज द एसिटाइल कोएंजाइम है, सेकेंड वन इज द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की अगर स्ट्रक्चर बोलें तो इट इज HCO3 माइनस। HCO3 माइनस कार्बन डाइऑक्साइड देता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड एसिटाइल कोएंजाइम में जाके अटैच होता है। और वो किस तरह से होता है उसको हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैलोनाइल कोएंजाइम फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिटाइल कोएंजाइम से जब मैलोनाइल कोएंजाइम बनता है तो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। बैक्टीरियल एंजाइम की बात करें तो इसमें 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज जो बैक्टीरिया में होता है उसमें 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं। वहीं पे एनिमल सेल की बात करें तो ऑल 3 एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ सिंगल मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड। एक ही पॉलीपेप्टाइड होंगे लेकिन उसमें तीनों सब यूनिट होंगे, इसलिए इसको मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। सो बैक्टीरिया में जो मैलोनाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस के लिए एंजाइम होंगे दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, उसमें 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। लेकिन एनिमल्स में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे बट दैट विल बी मल्टी फंक्शनल। वहीं पे अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में बोथ टाइप्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड कार्बोक्सिलेज होते हैं, बट इन ऑल केसेस द एंजाइम कंटेन्स ए बायोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवैलेंटली बॉन्ड इन अमाइड लिंकेज to the epsilon amino group of lysine residue in one of the 3 polypeptide or domains of the enzyme molecule। चाहे बैक्टीरियल एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज हो या फिर एनिमल का एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज हो या फिर प्लांट्स जिसमें दोनों टाइप के होते हैं, कोई भी एंजाइम हो उस एंजाइम में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को बायोटीन बोलते हैं। अब ये बायोटीन कहाँ अटैच होता है? आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में लाइसिन रेजिड्यू होते हैं, इस लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप पे अटैच होते हैं। कहाँ अटैच होते हैं? लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप पे अटैच होते हैं। और जो पॉलीपेप्टाइड या फिर जो यूनिट जिसमें लाइसिन के थ्रू बायोटीन अटैच होता है उसको बोलते हैं बायोटीन कैरियर। क्या बोलते हैं? बायोटीन कैरियर, क्योंकि वो बायोटीन को कैरी कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लाइसिन रेजिड्यू है क्योंकि इसमें एप्सिलम अमाइनो ग्रुप तक कार्बन होते हैं तो ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो ये 2 सब यूनिट के बीच में मूव करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड रीच करता है आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए पे। The two-step reaction catalyzed by this enzyme is very similar to other biotin-dependent carboxylation reaction. Other biotin-dependent carboxylation reaction जो होते हैं that is pyruvate carboxylase, then propionyl coenzyme A carboxylase. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज भी बायोटीन डिपेंडेंट है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज भी बायोटीन डिपेंडेंट है। कार्बोक्सिल ग्रुप derived from biocarbonate that is HCO3 minus is a forced transfer to biotin in an ATP dependent reaction. The biotinyl group serves as a temporary carrier of carbon dioxide, transferring it to acetyl coenzyme in the second step to yield malonyl coenzyme. So this is the reactions of acetyl coenzyme carboxylase. This is the enzyme of acetyl coenzyme carboxylase. acetyl coenzyme carboxylase की बात करें तो इसमें 3 different functional regions होते हैं। First one is the biotin carrier protein. biotin carrier protein के लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप पे ये बायोटीन ऐड होता है, इसलिए इसको बायोटीन कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। सेकेंड वन इज द बायोटीन कार्बोक्सिलेज। बायोटीन कार्बोक्सिलेज क्या करता है? इस बायोटीन पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है और जब बायोटीन पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब इस
कार्बन डाइऑक्साइड तो बायोटीन पे ऐड होगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे ट्रांसफर होगा? सो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने का काम करता है ट्रांस कार्बोक्सिलेज। सो ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं ट्रांस कार्बोक्सिलेज। क्या बोलते हैं? ट्रांस कार्बोक्सिलेज। सो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज में 3 डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द बायोटीन कैरियर प्रोटीन, सेकेंड वन इज द बायोटीन कार्बोक्सिलेज, थर्ड वन इज द ट्रांस कार्बोक्सिलेज। नाउ अब आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए। दिस इज बायोटीन कैरियर प्रोटीन। इस बायोटीन कैरियर प्रोटीन में ये लाइसिन है। इस लाइसिन से ये बायोटीन ऐड हुआ है। कहाँ पे ऐड हुआ है? लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप पे, एंड दिस इज बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट से इस बायोटीन के नाइट्रोजन पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, एंड दिस इज ए एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। इस रिएक्शंस में एक एटीपी की यूज होती है और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंड फाइनली बायोटीन के नाइट्रोजन पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाते हैं। नाउ अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बायोटीन पे ऐड हुआ है। ये क्योंकि लाइसिन का जो आर्म है इट इज अ फ्लेक्सिबल, सो ये कहाँ मूव करेगा? यहाँ पे, क्योंकि ट्रांस कार्बोक्सिलेज का काम ये करेगा, मतलब यहाँ पे बायोटीन से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, तो वो काम करेगा ट्रांस कार्बोक्सिलेज। तो डेफिनेटली इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। सो ये जो आर्म होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मूव करते हैं। तो जैसे ये ट्रांस कार्बोक्सिलेज के पास आएगा, बायोटीन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ट्रांसफर करके कहाँ भेजेगा? इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के मिथाइल कार्बन पे, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैलोनाइल कोएंजाइम एंड आपका ये बायोटीन कैरियर प्रोटीन फ्री हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। सो ये इस तरह से काम करता है। दिस इज द ट्रांस कार्बोक्सिलेज। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड आया एसिटाइल कोएंजाइम ए पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मिथाइल ग्रुप पे ट्रांसफर करेगा। So this is all about acetyl coenzyme carboxylase reaction. In our next lecture, we will discuss about fatty acid synthesis, means reactions involved in the fatty acid synthesis.